वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए गोयल आईएएस की तरफ से आपके लिए पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका लेक्चर 6 है। तो आइए देखते हैं आज हमें लेक्चर 6 में क्या मिलता है। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अभी तक मैंने चर्चा करी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, उसके बाद हमने चार्टर एक्ट देखे और कहीं ना कहीं हमने जो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट देखा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 दिखा, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बनाया गया था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है। और हमने देखा जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो एक तरह से रिवोल्ट हुआ था, उसके पश्चात हमें क्या दिखता है कि एक नया पद हमें दिखता है वाइसरॉय का। हालांकि सब्सटेंशियली तो ये नया पद नहीं था, उसी आदमी को रिक्रूट किया गया था। इसलिए हम कहते हैं जो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड कैनिंग था, और वही लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वाइसरॉय भी बने, राइट। तो देयर वाज नो सब्सटेंशियल चेंजेस। वास्तविकता के आधार पर देखा जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। और हमने देखा था एक नया पद हमें दिखता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कैबिनेट लेवल के आदमी है, राइट। और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं इंडियन काउंसिल एक्ट की चर्चा करी थी। उसके पश्चात हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा था, जिसमें डायरेक्सी को लाया गया था, और डायरेक्सी के नाम पे कहीं ना कहीं एक धोखा दिया जा रहा था। अभी भी केंद्रीकरण की जो एक व्यवस्था थी वो अभी भी मौजूद थी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही क्यों नहीं था, क्योंकि डायरेक्सी को केंद्रीय स्तर पर लाया गया। हाँ, वो बात अलग है कि इसको लागू नहीं किया गया। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्सी को लाया जाता है, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन अभी भी दिखता है। क्योंकि डायरेक्सी अगर आएगी तो डायरेक्सी क्या करती है, वो प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी दे देती है। यानी कि प्रांतीय स्तर पे जो सरकारें हैं वो अपने मुद्दों पर स्वतंत्र होकर, स्वयं स्वतंत्र होकर काम कर सकती है। परंतु ऐसा में नहीं दिखता। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो वाइसरॉयस ओवरराइडिंग पावर है ना, इसको मजबूत किया गया। वाइसरॉय की जो प्रांतीय स्तर पे, क्योंकि वाइसरॉय तो बैठता था केंद्र में, प्रांत में बैठते थे गवर्नर। तो गवर्नर, जैसे मैंने बताया था, डायरेक्सी में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो रिजर्व सब्जेक्ट होता है और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसमें क्या होगा कि जो प्रांतों के गवर्नर हैं वो प्रांतों की जो विधायिका परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अनुसार काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे, परंतु अंत में जो साइन होंगे वाइसरॉय के होंगे। तो मैंने आपको बताया थी ये बात कि ओवरराइडिंग पावर थी, और ओवरराइडिंग वाइसरॉय की भी ओवरराइडिंग पावर को ओवरराइड कैसे किया, इसको और ज़्यादा केंद्रीकरण कैसे बनाया गया कि जो वाइसरॉय के पास वीटो पावर थी, ये वीटो पावर आपको दिख रही होगी, वीटो पावर जो थी, सेम एक बिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि केंद्र स्तर का है, वहाँ पर ये वीटो की पावर क्राउन को भी दे दी है। यानी कि जो वाइसरॉय वीटो पावर इशू करेंगे, वीटो इशू करेंगे वाइसरॉय, ये सब्जेक्ट टू क्राउन भी होगा। क्राउन चाहे तो वाइसरॉय के द्वारा जारी किया गया जो वीटो है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, निष्कासित भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे वाइसरॉय की भी पावर को ओवरराइड किया जा रहा है। यानी कि एक भारत की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया जा रहा है क्राउन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्राउन को इंटरफेयर करवाया जा रहा है, तो केंद्रीकरण में इसलिए बोल रहा हूँ। आगे देखें, अपार्ट फ्रॉम द पावर ऑफ प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, आपको पता है और अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया है किसको, वाइसरॉय को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा मैंने आपको बताया था। तो ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर द वाइसरॉय हैड इंडिपेंडेंट पावर ऑफ लेजिस्लेशन कॉन्करेंट विद दोस ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब एक सिंपल सी बात है, इसको ऐसे आप समझेंगे जैसे वर्तमान में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रपति या प्रांतों में हमारे जो गवर्नर हैं, प्रांतों से मेरा मतलब है राज्य जो हैं हमारे, तो आज के समय पर भी जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो तभी जारी किया जा सकता है जब आपकी केंद्रीय स्तर पे जो संसद है वो सत्र पे नहीं है, तभी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और यही चीज़ हमें प्रांतों में भी दिखती है। प्रांतों की जो विधानमंडल है वो अगर सत्र पे नहीं है तभी गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर हमें क्या दिखता है, वाइसरॉय के केस में हमें ये दिखाया जा रहा है कि वाइसरॉय क्या कर सकता था कि उसके पास ये शक्ति दी गई थी, अध्यादेश तो जारी कर सकता है, अध्यादेश तो वो जारी कर सकता है आपातकाल की स्थिति। ये लिखा था आपातकाल की स्थिति। आपातकाल की स्थिति का ये कतई मतलब नहीं बताया था उन्होंने कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है अगर वो सत्र पे है, क्या वाइसरॉय तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था। सिर्फ ये लिखा था कि इमरजेंसी जब भी होगी, आपातकाल की स्थिति बनेगी, तो वाइसरॉय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये भी इसमें बताया गया था कि वाइसरॉय जो है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अपना काम कर रही है, परिषद अपना काम कर रही है, उसके साथ साथ वाइसरॉय भी अपने स्तर पर कानून जारी कर सकते हैं, जिसकी वैधता बिल्कुल सेंट्रल काउंसिल के एक्ट के बराबर होगी। अब कैसे समझेंगे, आज आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति अपना जो भी ऑर्डर निकालते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ ना, राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई ऑर्डर निकाला जा रहा है,
ये बात अलग है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही वो काम करते हैं, परंतु अभी हम देखेंगे राष्ट्रपति का ऑर्डर निकालते हैं। पर वहीं पर पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ पास किया तो वो एक्ट होता है, ठीक है, एक ऑर्डर और एक्ट। और आप जानते हैं प्राथमिकता लोकतंत्र में ज़्यादा किसको दी जाती है? अधिनियम को दी जाती है। परंतु उस समय क्या था कि अगर कोई वाइसरॉय अपना ऑर्डर निकालेगा और वहीं पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो अध्यादेश, माफ़ कीजिएगा, कानून पास करेगी, तो यहाँ पर दोनों ही कानूनों को बराबर रखा जाएगा। परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं होता। वर्तमान में कौन सा कानून जीतेगा? जो संसद पारित करती है, जो पार्लियामेंट से पास होता है। यानी कि एक्ट का रुतबा, अधिनियम का रुतबा राष्ट्रपति के ऑर्डर से बड़ा होता है, पर उस समय ऐसा नहीं था, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बाकी चीज़ें हमारे उतना काम करनी है, तो यहाँ से बस इतना याद रखिएगा, ये पार्ट जो मैंने आपको बताया है ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हमेशा याद रखिएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए एक स्टोरी ऐसी है, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ा दिया है, राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊँगा, क्योंकि जब हम आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 का, जिसके पश्चात हमें 2 डोमिनियन कंट्रीज़ हमें दिखी। मैं अभी कंट्रीज़ बोलूँगा, स्टेट नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टेट बोलने के लिए मुझे चाहिए संविधान, राइट। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कंट्री और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी मैंने बोला कि 2 डोमिनियन कंट्रीज़ हमें दिखने वाली है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, एक है कम्युनल अवार्ड 1932 का, ये क्या है? देखिए आपको मैंने ये स्टोरी बताई थी कि किस तरह से जो साइमन कमीशन भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को, अगर आपको याद हो। साइमन कमीशन, ये देखिए साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928। बना तो ये 1927 में था। तो जब भारत में आया था इसका विरोध हुआ, हर तरीके से इसका विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी कोई भारतीय शामिल नहीं था। फिर भी इसने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के तहत 3 गोलमेज सभाएं हुई, जिसे आप 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जानते हैं, जो 1930 से 1932 तक चला, जिसके पश्चात हमें एक वाइट पेपर दिखता है, और वो कहीं ना कहीं एक आधार बनता है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये मैंने आप पे चर्चा करी थी। अब देखिए 1932 यानी कि जो आखिरी गोल में सभा हुई थी, तीसरी वाली गोल में सभा हुई थी, वो 1932 में हुई थी। उसके पश्चात ये साफ पता चल गया था कि जो मुस्लिम्स हैं, जो आपके दलित वर्ग हैं, वो एक अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। इसी का फ़ायदा उठाया जाएगा। और रैमसे मैकडॉनल्ड जो है, जिन्होंने 3 के 3 मीटिंग अटेंड करी थी, गोलमेज सभाएं, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी इसकी कि कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा भारत में। अब इसी ऑर्डर के पश्चात हमें दिखता है, इस अवार्ड के पश्चात हमें दिखता है, जो महात्मा गांधी जी हैं, जो इस समय यरवड़ा जेल में थे, उन्होंने भूख हड़ताल में चले गए थे। अब यहाँ पर देखिए कम्युनल अवार्ड जो है, रैमसे मैकडॉनल्ड कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग ही तो चाहते हैं, जिन्ना चाहते हैं मुस्लिम को अलग मिले, अंबेडकर साहब चाहते हैं दलित वर्गों को अलग मिले, इस तरह से। तो यहाँ पर गांधी जी अनशन पे चले जाते हैं। तो इसीलिए अंत में हमें दिखता है कि जो अंबेडकर साहब हैं वो गांधी जी से मिलने पूना जाते हैं, पूना यरवड़ा जेल में जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच समझौता होता है, जिसे आप पूना पैक्ट नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट 1932 किस किस के मध्य हुआ? गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, जिसमें यह तय हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं मांगा जाएगा, पर रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। ठीक है, रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। परंतु आप देखिए पूना पैक्ट होने के बावजूद भी, ये देखिए पूना पैक्ट 1932 में हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर सर। पूना पैक्ट होने के बावजूद भी अभी आपको दिखेगा कि ये 1932 वाला जो है ना, जो हमारा अभी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा, उसमें ये आपको दिखेगा अभी भी, पूना पैक्ट होने के बावजूद भी, राइट। परंतु ये अच्छा हुआ कि पूना पैक्ट हो चुका था। ठीक है, अभी हमें समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत में, अब देखिए अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है? 1939 से 1945 तक चला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन को इस युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का साथ चाहिए। ठीक है, भारतीयों का साथ चाहिए। अब पर यहाँ पर भारतीय जो हैं, भारतीय के जो दिग्गज नेता हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, अंबेडकर साहब जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो नेता हैं वो इसका फ़ायदा लेंगे, इवन वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, वो लोग मांग रखेंगे कि हमें ये वादा किया जाए कि इस लड़ाई में हम अगर आपका साथ देते हैं तो आप हमें एक डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे, डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को समझाना है ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बालक बालिकाएं डोमिनियन को नहीं समझ पाते, क्योंकि डोमिनियन की जो परिभाषा है वो एक
डायनेमिक कॉन्सेप्ट पे निर्भर करती है। अब इसका क्या मतलब है कि वो समय के साथ बदली है, उसको परिभाषित किया गया था आगे चल के। अर्थात जैसे थोड़ा सा मैं आपको इतिहास की तरफ ले जाऊं तो एक है स्वराज, एक है पूर्ण स्वराज। 1906 में पहली बार आईएनसी ने स्वराज की मांग करी। स्वराज का अर्थ था कि प्रांतीय स्तर पे हम लोग अपना स्वयं शासन करेंगे, पूर्णतः हमें आज़ादी नहीं चाहिए, यानी कि हमारे जो संवेदनशील मुद्दे हैं केंद्रीय स्तर पे वो ब्रिटेन अपने आप देखे, परंतु प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी चाहिए। इसको स्वराज कहा गया। इसको क्या कहा गया? स्वराज। और अंग्रेज इसे लिखते थे डोमिनियन, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन का मतलब होता है कि आपको सोवरेनिटी इंटरनल दे दी जाएगी, संप्रभुता अंदरूनी दे दी जाएगी, पर जो एक्सटर्नल मैटर होते हैं वहाँ पर आपकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो वो है डोमिनियन। तो जब स्वराज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसको डोमिनियन लिखा गया। अब डोमिनियन का अर्थ यहाँ से निकल के आया कि डोमिनियन मतलब है पूरी तरह से स्वतंत्रता ना होना, इंटरनल होना, एक्सटर्नल ना होना। अब यहीं पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ 1931 में डोमिनियन शब्द को समझाने के लिए एक कानून पास किया गया जिसे हम कहते हैं वेस्टमिंस्टर स्टैट्यूट। मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, इसको जितना हम समझेंगे उतना हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, राइट। देखिए, मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको बोला कि 1931 में एक स्टैट्यूट पास हुआ जिसे कहते हैं स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर जगह है, आप जानते हैं, संसद भी यही है यूके की। तो स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर जारी किया गया। इसके तहत ये परिभाषित किया गया कि डोमिनियन का मतलब क्या होगा। डोमिनियन का मतलब होगा चाहे वो अंदरूनी मुद्दे हों, चाहे वो बाहरी मुद्दे हों, अंदरूनी इंटरनल, बाहरी एक्सटर्नल, चाहे वो इंटरनल मैटर हो, एक्सटर्नल मैटर हो, तो उनमें क्या मिलेगी? पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी। पर डोमिनियन में का ये मतलब होता था कि नॉमिनल हेड जो है वो किंग या क्वीन यानी कि क्राउन नॉमिनल हेड होगा। तो असल में देखा जाए तो वास्तविकता में सोवरेनिटी ही आपकी डोमिनियन बन गई है। डोमिनियन की व्याख्या क्या की गई? इंटरप्रिटेशन क्या मिला हमें 1931 के स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर से कि भैया ऐसा है कि डोमिनियन मतलब इंटरनल भी आज़ादी पूरी तरह से और एक्सटर्नल भी, राइट। इसीलिए याद रखिएगा जब मैं आपको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा 1947 तो भारत को और पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा दिया गया। और डोमिनियन अब पूरी तरह से परिभाषित था, कानून था कि पूरी तरह से आज़ादी इंटरनल और एक्सटर्नल। बस नॉमिनल हेड कौन होगा? क्राउन, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि अभी हमारा संविधान बना नहीं है, और जैसे संविधान बनेगा अगर हम रिपब्लिक रख लेते हैं तो रिपब्लिक में तो हमारा इलेक्टेड हेड होगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे किस तरह से डोमिनियन शब्द का एक समय के साथ अर्थ बदला है। इसलिए पहले डोमिनियन का मतलब होता था पूरी तरह से आज़ादी नहीं, परंतु आगे चलकर डोमिनियन का मतलब हो गया था पूरी तरह से आज़ादी। इसीलिए हमने डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट किया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। चलिए, अब देखिए ये मैंने आपको समझाया। अब हम आएंगे क्रिप्स मिशन। मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 1945 और भारतीयों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये वादा किया गया क्योंकि 1931 में तो डिफाइन हो गया ना, तो यहाँ पर ये तय किया गया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, पर आफ्टर वॉर। अब देखिए पता चला वॉर के बाद नहीं दिया तो ये भी कोई लिखित नहीं है ना, बस ये बोला गया डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा आफ्टर वॉर। तो इसलिए ऑब्वियसली आईएनसी खुश नहीं होगा। और इसमें जो क्रिप्स मिशन में जो प्लान बताया गया था उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान की कोई बात उस तरह की नहीं की गई थी कि पाकिस्तान को बनाया जाएगा अलग से, पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर कट बात नहीं थी। तो इसीलिए आईएनसी भी नाराज़ थी, राइट। आईएनसी भी नाराज़ थी कहीं ना कहीं। और क्रिप्स मिशन में बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो कहीं ना कहीं सही नहीं थे। जैसे अगर संविधान सभा की इन्होंने मांग करी थी, जो संविधान सभा की मांग भारतीयों की तरफ से उठ रही थी, चाहे मुस्लिम लीग थे चाहे वो आईएनसी वाले थे। अब संविधान सभा को भी इन्होंने क्या बनाया कि सोवरन बॉडी नहीं दिया। संविधान सभा को इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा बनाया था कि जो सोवरन नहीं होगा। तो अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपका क्रिप्स मिशन था, जो भारत में 22 मार्च 1942 को भारत में आया था, याद रखिएगा 22 मार्च 1942 को भारत में आया था, वो सेटिस्फाई आईएनसी को कर पाया, ना वो सेटिस्फाई मुस्लिम लीग को कर पाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। और इतना अंग्रेजों के पास भी समय नहीं था कि वो इस चीज़ को बार बार नए चीज़ों में डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व करें, क्योंकि युद्ध चल रहा है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि जो क्रिप्स मिशन है वो फेल था। अब हमें दिखता है कि 4 सालों के बाद एक और मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है।
अब इसमें देखिए, इसमें 3 लोग हैं। एक हैं आपके पैथिक लॉरेंस, जिन्होंने हेड किया था पैथिक लॉरेंस ने, एक हैं एवी अलेक्जेंडर, जिनको कानून का बहुत ज्ञान था, और एक वही हैं आपके जो क्रिप्स मिशन के थ्रू आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 3 नाम याद रखने हैं आपने, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब देखिए यहाँ पर ये मिशन सबसे पहले हमने देखना है 1946 में आया है भारत में। तो ये 1942 क्रिप्स मिशन और 1946 कैबिनेट मिशन में 4 साल का गैप क्यों आया? देखिए इसलिए आया, पहले तो मैंने बताया था कि जैसे क्रिप्स मिशन फेल होता है तो भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च होता है वो होता है 8 अगस्त 1942, और कहीं ना कहीं ये जो ख़त्म होगा, ख़त्म होने की तो एग्जैक्ट डेट नहीं होती, फिर भी हम कहते हैं जब गांधी जी को रिलीज़ किया गया, यानी कि फरवरी 1944 को गांधी जी को जो जेल से छोड़ा गया, तब जाकर ये आंदोलन शांत हुआ। और जब गांधी जी बाहर आए तो उन्होंने खुद ही इस आंदोलन को फिर शांत करवा दिया था, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन गरीब देश के लिए ठीक नहीं है, लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो देखिए 1942 से 1944 तक जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला था और गांधी जी ने पहली बार इसमें करो या मरो का जो नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हिंसात्मक होने लगा था, बहुत लोग मर रहे थे। अब यहाँ पर इसीलिए आपातकाल की स्थिति लगा दी गई थी, और आपातकाल में आपको पता है कि कहीं ना कहीं, अब देखें यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बिजी है। आपातकाल में वो कहीं ना कहीं एक तानाशाही की तरफ लड़ रही है, क्योंकि आपातकाल में क्या होता है, बहुत सारे अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसलिए अंग्रेज़ों को तो यही चाहिए था, इसलिए उनके लिए सरदर्दी नहीं थी, बहुत लोगों की गिरफ्तारी करी। और दूसरा ये था कि वो युद्ध में बिजी हैं अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स कहाँ बिजी हैं, युद्ध में। इसीलिए इसमें देख रहे होंगे ये कारण थे कुछ जिसमें इतना लंबा गैप आया, क्योंकि इसी बीच में हमें क्या दिख रहा है, 1942 के बाद 1946 तक मुस्लिम लीग ने भी अपनी पाकिस्तान की मांग को काफ़ी तीव्र कर दिया था, बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए क्या था कि इसलिए इसमें ये 4 साल का अंतराल आ गया। अब देखिए और क्या हुआ, अब ये 1946 में क्यों बन पाया? इसलिए बन पाया क्योंकि युद्ध तो 1945 में ख़त्म हो गया था ना, युद्ध तो 1945 में ख़त्म हो गया था, तो फिर वो कैबिनेट मिशन नहीं भेजते, पर इसलिए भेजा क्योंकि अब इंग्लैंड की स्थिति चेंज हो चुकी है, उसमें राजनीतिक स्तर चेंज हो चुका है, क्योंकि 1945 में वहाँ पर इंग्लैंड में लेबर गवर्नमेंट आ गई है। लेबर गवर्नमेंट जो लिबरल थी, लिबरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लेबर गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव हट गया है, तो लेबर गवर्नमेंट आ गई है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे क्लेमेंट एटली, और ये जो लेबर गवर्नमेंट है, इनकी आइडियोलॉजी है, ये एंटी एम्परलिज्म है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध इनका नीति होता है, ये भारत के प्रति संवेदनशीलता रखते थे। तो इसीलिए अब ये कुछ ऐसा आयोग गठित करेंगे जो कहीं ना कहीं भारतीयों के फेवर में होगा, भारतीयों की जो मांग है उसके फेवर में होगा, चाहे वो मांग आईएनसी की है या मुस्लिम लीग की है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो ये कुछ पहलू थे जिसमें हमें दिख रहा है कि 4 साल का अंतराल आया, ठीक है। अब ये 4 साल का अंतराल यानी कि 1946 में भारत में पहुंचते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिखता है ये सक्सेसफुल होता है, ठीक है, ये सक्सेसफुल होता है, जिसके पश्चात हमें दिखता है कि संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा का जो प्रारूप है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही तय हुआ था कि टोटल जो कुल सीट होगी वो 389 होगी, जिसमें से जो ब्रिटिश इंडिया को मिलेगी वो 296 होंगी, और जो प्रिंसी स्टेट को मिलेगी वो 93 होंगी, इस तरह से। और जो 93 सीट्स होंगी जो प्रिंसी स्टेट को मिल रही है ये मनोनीत होंगी, यानी कि नॉमिनेटेड होंगी, और 296 जो है ये निर्वाचित होंगी, इलेक्टेड होंगी, पर इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होंगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं संविधान सभा कैसा था, एक नॉमिनेटेड प्लस एक इलेक्टेड बॉडी था। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि कैबिनेट मिशन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक माउंटबेटन प्लान, अब मैं यहीं पर आ रहा हूँ कि क्लेमेंट एटली जो हैं, जो लेबर पार्टी के हैं, वो आ चुके हैं और एक घोषणा करेंगे 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की जाएगी। ये डेट आपने अच्छी तरह याद रखनी है, ये देखिए 20 फरवरी 1947 को कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे 30 जून 1948, ये घोषणा हो गई है। अब ये घोषणा होने के पश्चात हमें दिखता है कि भारत में खासकर पंजाब और आपका बंगाल, ठीक है, पंजाब और बंगाल, और आपने इमेजिन करना है कि उस समय ना ही कोई पाकिस्तान था ना ही कोई बांग्लादेश था, पंजाब या बंगाल था। तो पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, क्योंकि इसमें क्लियर कट नहीं था, इसमें यह था कि भारत को हम आज़ादी दे देंगे। तो इसमें तो ये बात तो थी नहीं कि भैया मुस्लिम लीग ने जो मांग कर रहा था पाकिस्तान की मांग हो, औपचारिक मांग को नहीं रखा गया था, सीधे ये कहा गया था भारत को आज़ादी दे देंगे। तो इसलिए काफ़ी आंदोलन हो गए, काफ़ी मारकाट हो गई, और ये आपातकाल की स्थिति देखते हुए काफ़ी मारकाट हो रही थी, क्योंकि अभी तक संयुक्त राष्ट्र भी बन चुका है। आप जानते हैं 1945 में संयुक्त राष्ट्र बन चुका है, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर भी हो चुका था कि ये जो मारकाट है इसको ख़त्म किया जाए, जो मांग की जा रही है उसको माना जाए, यानी कि एक भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। तो इसीलिए जो ये घोषणा 20 फरवरी को की गई थी क्लेमेंट एटली के द्वारा, फिर से एक और घोषणा की जाती है 3 जून को क्लेमेंट एटली के द्वारा कि एक पाकिस्तान बनेगा और एक भारत बनेगा।
और उसी शाम को क्लेमेंट एटली जी जो भारत के वाइसरॉय हैं माउंटबेटन, उनको फ़ोन करते हैं कि फटाफट इसका प्लान बनाओ। तो इसी 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है भारत से, और रेड क्लिफे को बुलाया जाता है, जिससे भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर बनाया जाता है। और इसीलिए आगे दिखता है हमें कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया जाएगा, ये बात उठती है, राइट। और 15 अगस्त ही डेट क्यों डिसाइड की गई, तो इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जो भारत में जो माउंटबेटन है वो अपने ऑफिसर से कहते हैं कि कौन सी डेट चुनी जाए भारत को आज़ाद करने की, ये आज़ादी, ये एक्ट पास करने की। तो ये तारीख डिसाइड होती है। जैसे हमें पता है कि हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंके जाते हैं, उसके पश्चात हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो 14 अगस्त 1945 को पूरी तरह से शांति, मतलब युद्ध खत्म हो जाता है, और 15 अगस्त 1945 की सुबह ऐसी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध से निजात पाई थी। तो 15 अगस्त 1945 ऐसा दिन था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरा था। तो इसी डेट को लेते हुए ये डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त को ही लिया जाएगा। तो 1947 का साल था, तो 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी दी गई। और 15 अगस्त 1947 का जो एक्ट है उसमें कुछ प्रावधान है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। 2-3 प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपनी याद रखना है। सबसे पहले तो क्या था, संविधान सभा की बात की गई कि दोनों ही संविधान सभा बनाई जाएंगी, पाकिस्तान की भी बनाई जाएगी और भारत की तो है ही, ठीक है। और कहीं ना कहीं कहा गया 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, यानी कि 2 डोमिनियन कंट्रीज़ बनेंगी, एक पाकिस्तान बनेगा, एक भारत बनेगा। और डोमिनियन का मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। डोमिनियन मतलब एक तरह की सोवरेनिटी समझ लीजिए, बट विद नॉमिनल हेड एज अ क्राउन, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें एक प्रावधान ये भी डाला गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास अधिकार होगा कि या तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसी कारण जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा तब आपको दिखेगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना भारत को, इसीलिए वो बोन ऑफ कंटेंशन बना आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि इस तरह से भारत की आज़ादी हुई। और इसके पश्चात हमें दिखता है 15 अगस्त 1947 से जो हमारी संविधान सभा थी उसको एक पूर्णतः संप्रभुता भी मिली, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए थे, अब क्राउन का उतना मतलब था नहीं। एक नॉमिनल हेड थी क्राउन, बट रियल पावर नहीं थी क्राउन के पास। यानी कि अब कहीं ना कहीं 15 अगस्त 1947 से जो संविधान सभा बनी थी। अब देखिए, ये आपने लेक्चर देखा, तो मैं जो भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। सिविल सर्विसेज के लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा इतना डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से अचीवमेंट हुए हैं लोगों के। ये हमारा एक पोटेंशियल है जिसकी ऑथेंटिसिटी हम ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में तो हर कोई अपनी तारीफ करता है, राइट। और देखिए, ये आपको जो सीईटी का कोर्स है हमारा सर्वज्ञान 2026 वाला, ये आपको मात्र पड़ेगा 4,999 का 50% डिस्काउंट के बाद। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आपने केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी मात्र आपको कितने की पड़ेगी, 1,499 की। आप देख सकते हैं कितने जेन्युइन प्राइस है, राइट। इस पर आपने ध्यान देना।